न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन देखो, उस पर्टिकुलर का सबसे पहले हम सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट इनके बारे में सोचते हैं और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट के बारे में सोचूं तो सबस्ट्रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब यहाँ पे H लगा दें इट मींस एल्डिहाइड है, और यहाँ पे अगर R लगा दें इसका मतलब ये कीटोन है। ये सबसे छोटी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकती है, और ये बहुत बड़ी एल्डिहाइड कोई दूसरा भी हो सकता है, क्लियर, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। ये R और R सेम रखते हुए कीटोन्स हो सकते हो, ये पर्टिकुलर R और ये पर्टिकुलर R डिफरेंट होते हुए अनसिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकते हैं। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो सबस्ट्रेट सोचते हैं दैट सबस्ट्रेट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्लियर। इस पर्टिकुलर अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस पर्टिकुलर कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका इस कार्बन के ऊपर जो अटैक करने वाला रिएजेंट होगा दैट रिएजेंट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, और वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको बोला क्या जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई लेयर NU और E, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका ये इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, और न्यूक्लियोफाइल में इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिस nucleophilic center will attack over this partial positive charge and break this carbon oxygen bond। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस partial positive charge के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेकिंग से जो हमें कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा वो कंपाउंड एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में मिलेगी, क्लियर। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इंटरमीडिएट्स है, इंटरमीडिएट बना लिया आपने, और इस इंटरमीडिएट में जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके फाइनल जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसमें O से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा और कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा, और यहाँ पे होगा H या R। तो इसका मतलब ओवरऑल पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग है और करस्पॉन्डिंग दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। मतलब रिएक्शन का नेचर है एडिशन, और इसमें सबसे पहले जिस रिएजेंट ने अटैक किया है दैट रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये कैटेगराइज करें कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, तो इसका अगर मैं इस ENU को सोचता हूँ, ENU को सोचता हूँ तो ये पर्टिकुलर HCN भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर इवन हम HOH वाटर भी सोच सकते हैं, ये पर्टिकुलर HOR अल्कोहल भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर सल्फोनिक अगर आपने NaHSO3 का रिएक्शन कराया, क्लियर, ये NaHSO3 का रिएक्शन कराया तो ये HSO3 Na भी हो सकता है, क्लियर। इवन आपने RHS का रिएक्शन कराया तो ये पर्टिकुलर MgBr और R भी हो सकता है, क्लियर। तो इसका ये न्यूक्लियोफाइल में कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल रिएक्शन सोचते हैं तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहले अटैक होगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन कैटेगराइज करूं और एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे अगर सिस्टम में एल्डिहाइड या कीटोन है और इसका रिएक्शन अगर हमने HCN से करा दिया तो ये HCN सबसे पहले आयनाइज होगा और आयनाइज होके H+ और Cn नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। अब ये Cn नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद O नेगेटिव Cn H और R का फॉर्मेशन। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक से ओवरऑल साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने H लगा दिया, यहाँ पे आपने R लगा लिया। साइनोहाइड्रीन इज दैट कंपाउंड व्हिच सेम कार्बन इज अटैच्ड विद OH एंड Cn ग्रुप। तो ये आपने साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर दिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर HCN का अटैक ना कराकर NaHSO3 का रिएक्शन कराते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अगर मैंने NaHSO3 का स्ट्रक्चर देखा, NaHSO3 का स्ट्रक्चर देखा, क्लियर, तो इसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा होगा, लेकिन ओरिजिनली ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हुए इस सल्फर का इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कराते हैं, और कार्बोनिल के ऊपर अटैक कराने के बाद हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो नेगेटिव S डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH इसका फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं H या R। जब इस तरह कंपाउंड बनता है,
इस तरह के कंपाउंड में ये नेगेटिव पार्ट, जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और डीलोकलाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो डीलोकलाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसी डीलोकलाइजेशन को गेन करने के लिए ये इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींच लेता है, और प्रोटॉन को खींचने के बाद ओवरऑल जो कंपाउंड मिल जाता है वो होता है OH O नेगेटिव Na+H या R। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इस पर्टिकुलर के अंदर ऑक्सीजन के पास में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है और इसके अंदर सल्फर के पास में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, मतलब ये एक एम्बिटेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ऑक्सीजन में अटैक कर सकता था, सल्फर में अटैक कर सकता था। तो एम्बिटेंटेट न्यूक्लियोफाइल इज दैट न्यूक्लियोफाइल इन व्हिच देयर आर एट लीस्ट 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर which can attack our partial positive center or fully positive center to form compound। मतलब ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर कम से कम 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हों जिससे वो अटैक कर सकता है। तो इस केस में आपने देखा कि सल्फर का भी अटैक हो सकता था, ऑक्सीजन का भी अटैक हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, भले ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये भी ध्यान से रखिए इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, भले ही न्यूट्रल है, तो भी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण अटैक हुआ और अटैक होकर आपने इस तरह का सॉल्ट बना लिया। तो इसका मतलब अगर NaHSO3 का भी देखा जाए एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर रिएक्शन, तो यहाँ भी आपने देखा पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग है और करस्पॉन्डिंग न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ये रिएक्शन HCl के द्वारा भी हो सकता है, ये रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के द्वारा भी हो सकता है। इवन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हमने Gr का सोचा होता कि Gr का रिएक्शन मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन जिसमें RMgX का रिएक्शन, तो इसका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर ले और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके वो नेगेटिव RH या R प्ले और ये मैग्नीशियम के ऊपर अटैक कर ले, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर या किसी भी हैलाइड के ऊपर अटैक कर ले और हैलाइड के ऊपर अटैक करके ये OMgX और R का फॉर्मेशन कर देगा। पहले स्टेप में तब ये बना लोगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेकंड स्टेप में हम इसी पर्टिकुलर जो इंटरमीडिएट बना क्लियर रिएक्शन के बाद जो भी चीजें बनी इसको वाटर के अंदर डाल देते हैं और वाटर के अंदर डालने से वाटर के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर्टिकुलर को ये एब्स्ट्रैक्ट करके क्लियर ओवरऑल ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है और अल्कोहल के रूप में हम इसको गेन कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट था कि अगर हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया होता और R का रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो अल्कोहल यहाँ मिलता वो अल्कोहल का नेचर होता प्राइमरी। अगर मैंने इस पर्टिकुलर पे यहाँ पे कोई दूसरी एल्डिहाइड ली होती चाहे एलिफेटिक होती या एरोमेटिक होती और इसके ऊपर Gr का रिएक्शन कराते तो यहाँ जो हमें अल्कोहल मिलता उसका नेचर होता सेकेंडरी। लेकिन अगर यहाँ पे R होता और यहाँ भी R होता मतलब कीटोन के ऊपर अगर हम Gr का रिएक्शन कराते तो इसका मतलब उस केस में हमें जो कंपाउंड मिलता वो कंपाउंड होता टेर्शियरी अल्कोहल। तो इंपॉर्टेंट यही है कि कार्बोनिल कंपाउंड के जितने भी रिएक्शंस हमको सोचने हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करना हो जैसे मैंने पहला रिएक्शन कराया था कि एल्डिहाइड या कीटोन का HCl के साथ हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जब हमने एल्डिहाइड रख लिया क्लियर या कीटोन रख लिया इसके अंदर बाहर से मैंने HCl डाला और इसके रेट को एनालाइज किया। एक कंटेनर में मैंने एल्डिहाइड या कीटोन रख लिया बाहर से HCl डाला लेकिन साथ साथ बाहर से मैंने H+ भी डाला क्लियर एसिड कैटालाइज एसिड डालना है और चेक करना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। एक केस में सेम यही एल्डिहाइड या कीटोन इसके अंदर बाहर से HCl डाला और साथ साथ इसके अंदर मैंने बेस भी डाल दिया NaOH थोड़ा सा बेस डाला और ये चेक करना चाहते हैं कि किसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है क्लियर। तो जब हमने केवल HCl डाला है सिस्टम में कोई भी एसिड और कोई भी बेस नहीं डाली है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी इस पर्टिकुलर HCl का पहले आयोनाइजेशन H+ और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन और ये Cl फिर इसके ऊपर अटैक और अटैक करने के बाद पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद अगर मैकेनिज्म की बात करें तो आपने इस केस में Cl का इसके ऊपर अटैक किया पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद O नेगेटिव Cl बना दिया H या R बना दिया जिसने प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके इसने O और H बना दिया क्लियर। तो इसका मतलब अगर सिस्टम में कोई एसिड बेस नहीं है तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होगी वो नीचे इस तरह से होगा। लेकिन अगर मैंने सिस्टम में HCl डाल दिया या थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी डाइल्यूट
क्लियर, अमाउंट थोड़ा सा होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि मैं कैटालाइज करना चाहता हूँ, डी कैटालाइज करना चाहता हूँ, क्लियर। तो उस केस में अगर देखा जाए तो इस एल्डिहाइड या कीटोन के पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पे है, और ये ऑक्सीजन है तो ये H+ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके पहले ये कुछ इस तरह की स्पेसीज बना लेगी, इस तरह की स्पेसीज बना लेगी, और ये पर्टिकुलर पाई बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं। और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। भले इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि इसमें ऑक्टेट का इनकम्प्लीशन है, फिर से इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर लेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लियर। तो इस केस में आपने देखा कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ज्यादा इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ खींचा गया होगा, क्लियर। जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ की तरफ खींचा गया होगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक कर सकती है। इसके टर्म में बात करें तो बहुत ही आसानी से अटैक कर सकती है, और अटैक करके आपने ओवरऑल जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया वो कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा। तो इन दोनों में तुलना करें कि इस केस में पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना है जिसमें खींचने वाला केवल ऑक्सीजन है, लेकिन इस केस में पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करना है जिसमें खींचने वाला OH और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर सोचें तो यहाँ पे फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस में अगर मैंने H या R लिया और इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इसका ये बेस अगर यहाँ पर अटैक कर ले एक ही कार्बन OH लेकर आएगा जो फिर अनस्टेबल वाटर निकालकर ये बना देगा। लेकिन ये OH नेगेटिव अगर HCl के ऊपर अटैक कर ले, ये H और Cn है और OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर ले और HCl के ऊपर अटैक करके यहाँ पे इसने Cn नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ पे Cn, क्लियर, इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये कोवैलेंटली बॉन्डेड था, इसका फ्री आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं था, क्लियर, केवल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे धीरे-धीरे आयनाइजेशन हो रहा था और आयनाइजेशन होकर H+ और Cn नेगेटिव बना रहा। लेकिन इस केस में जब आपने बेस डाल दिया तो बेस ने तुरंत इस एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर साइनाइड का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन कंटेनर के अंदर बहुत सारा साइनाइड मॉलिक्यूल मौजूद होगा, और जब बहुत सारा साइनाइड मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो डायरेक्ट उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेस के डालने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एसिड का डालने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन बेस कैटालाइज रिएक्शन को हम जनरलाइज नहीं करते हैं, और जनरलाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर इसी पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता तो ये बेस उस अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर कार्बन आयन बना सकता था जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है। तो बेस भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, एसिड भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन बेस कैटालाइज रिएक्शन जनरल रिएक्शन नहीं है, क्लियर। एसिड कैटालाइज रिएक्शन जनरल रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज इसलिए क्योंकि एसिड के डालने से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, क्लियर, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, यहाँ पे हम लिमिटेशन नहीं डाल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर वो सिस्टम में एल्डिहाइड कीटोन की जगह इवन अगर एसिड हैलाइड होता, इवन वो एनहाइड्राइड होता, इवन वो एस्टर होता, इवन वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इवन वो अमाइड होता, और इसके ऊपर भी अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता, क्लियर, तो भी हम रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो मीडियम में रिएक्शन डालेंगे, क्लियर, वो पर्टिकुलर पार्ट होगा एसिड, क्योंकि ये एसिड इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैक कर लेता है, ये एसिड इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैक करके इस पर्टिकुलर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। और फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करने के बाद केस जो इस तरह का बनेगा उसमें यहाँ पे H R X O C O R O R O H या NH2, क्लियर। यहाँ देखने की बात ये है कि अगर हमने H या R लिया तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन एडिशन है, लेकिन अगर मैंने ये पर्टिकुलर केस लिए तो यहाँ पर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड बनना चाहे और यहाँ से ये H या R को निकालें तो यहाँ H और R एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने X C O R या O R O H या NH2 लिया तो इसका तो यहाँ पे X होगा, O C O R होगा, O R होगा, O H होगा या NH2 होगा, और इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये सब बॉन्ड बनाने की कोशिश करे तो बॉन्ड टूटे, तो उस केस में हेलोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आते हैं
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज जाना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, उस केस में स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए ये जो रिएक्शन दिखाते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन दिखाते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं। लेकिन इन सभी में अगर कभी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने की बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने की बात है, क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने की बात है, तो उस केस में हमेशा जिस पर्टिकुलर को लेकर कैटालाइज करते हैं वो हमेशा होता है एसिड। इन सभी में चाहे हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करें चाहे इन पर्टिकुलर की बात करें, अगर रिएक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो H का रिएक्टिविटी जैसा मैंने इसमें बताया था कि एसिड डेरिवेटिव्स वगैरह की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड का, पूरे कार्बोनिल का, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, कोई भी हो, पूरे कार्बोनिल कंपाउंड का केवल दो चीज देखनी है। एक ये इस पर्टिकुलर कार्बन के पास होना चाहिए मिनिमम स्टेरिक और इस पर्टिकुलर कार्बन के पास होना चाहिए मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमें केवल दो चीज देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और साथ साथ स्टेरिक फैक्टर। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन के पास मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। और अगर मैंने एल्डिहाइड कीटोन की बात कर ली तो एल्डिहाइड कीटोन में जब हम एल्डिहाइड की बात करें वो एल्डिहाइड की बात करें फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड केस में H और H स्मॉल साइज और स्मॉल साइज होने के कारण फॉर्मल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शन इन जनरल सबसे ज्यादा होता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के बाद अगर बात करें तो कोई दूसरी एल्डिहाइड जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और उसके बाद ही जिसकी बात करते हैं वो होता है कीटोन। कीटोन में R और R साइज बहुत बड़ी है, एल्डिहाइड्स में एक R एक H एक साइड स्मॉल साइज है। इस पर्टिकुलर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचूं तो ये रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में प्लस आई, इस पर्टिकुलर केस में दोनों साइड से प्लस आई, दोनों साइड से प्लस आई होने के कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी कम है, इस पर्टिकुलर के पास पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में सोचा तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन का भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का भी हो सकता है, क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में सोचता हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन सोचता हूँ तो मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है जिससे कि आपको याद है। एक सबसे पहले इन जनरल एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, लास्ट में अमाइड। क्योंकि इनके पास लोन पेयर है और जिनके पास लोन पेयर है तो इस पर्टिकुलर CO के साथ ये रेजोनेंस में है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कह सकता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I के द्वारा, क्लियर, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होगी। लेकिन हमेशा दिमाग में रखिएगा रेजोनेंस का पावर हमेशा ज्यादा होता है, क्लियर, इंडक्टिव इफेक्ट का पावर कम होता है। तो इसलिए अगर इनके पास लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर इस CO के साथ रेजोनेंस में होंगे और रेजोनेंस में आते ही इस पर्टिकुलर का डोनेटिंग कैपेसिटी आ जाएगा और डोनेटिंग कैपेसिटी होने के कारण अब इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्लियर। अगर मैंने एडिशन के टर्म्स में बात करें तो एडिशन मैंने बोला था एक एडिशन हो सकता है एल्डिहाइड का, एक एडिशन हो सकता है कीटोन का, और इसमें इस पर्टिकुलर कार्बन पे फोकस करना है और इस पर्टिकुलर कार्बन पे फोकस करते हुए हमें मिनिमम स्टेरिक और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लिया, मतलब अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछा जाए, क्लियर, तो हमारे दिमाग में ये कार्बन होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कार्बन के पास मिनिमम स्टेरिक हो और इस पर्टिकुलर कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव हो। अगर इन दोनों में कभी तुलना करने की बात है कि इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, तो मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहीं भी अटैक करे तो उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो हमेशा होता है इलेक्ट्रॉनिक, ना कि स्टेरिक। तो इसलिए हमेशा जो दिमाग में रखना है वो दिमाग में रखना है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ना कि हमें दिमाग में रखना है स्टेरिक फैक्टर। पेपर में बनाते हुए मैंने ऐसा लिखा और ऐसे बनाते हुए स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा देते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये मॉलिक्यूल प्लानर है और जब मॉलिक्यूल प्लानर है तो ऊपर का स्पेस और नीचे का स्पेस पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर और नीचे से आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो कभी कभी काइनेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते हैं कि इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूँ, जैसे HCl का अटैक करा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अटैक करने वाला पार्ट है ये अलग है, इस पर्टिकुलर कार्बन लगे हुए ये तीनों पार्ट हैं ये अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर कार्बन में तीनों अलग अलग हैं और चौथा अटैक करने वाला भी अलग है, तो इसका मतलब जब मॉलिक्यूल प्लानर है तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और ये अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक क्रिएट होगी CnOH H और CH3, ठीक। अगर ये Cn उधर से अटैक करे तो CnH OH और CH3। तो RS नोमेनक्लेचर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस मॉलिक्यूल इज S, इस
पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में चेक करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस मॉलिक्यूल इज R। तो इसका मतलब कि अगर कभी ऐसा कोई एल्डिहाइड हो जिसके पास पहले से कोई काइरलिटी ना हो और उसके ऊपर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और उससे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, तो उसके इसमें रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस पर्टिकुलर R में पहले से कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री हो, इस पर्टिकुलर R में पहले से कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री हो, क्लियर, और उसके बाद अगर मैंने HCl का अटैक कराया, HCl का अटैक कराया, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा तो ये Cl तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे OH और Cl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी मिलेगी R और S दोनों, लेकिन यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। जैसे इस वाले केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री R है, क्लियर, तो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ भी R है। तो एक केस में हमें मिल रहा है R और R, R और R, लेकिन एक केस में हमें मिल रहा है R और S। तो इसका ये RR और RS पेयर ऑफ एनेंसिमस नहीं है, बल्कि ये RR और RS आपस पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर है। तो इसका मतलब कि अगर कभी एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और केवल एक ही काइरलिटी सेंटर जनरेट हो रही है और सिस्टम में कोई और काइरलिटी सेंटर मौजूद ना हो, तो उसी केस में बोलते हैं रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन रासायनाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर कभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन सोच रहे हैं उसमें काइरलिटी क्रिएट हो रही है और साथ साथ पहले से भी कोई काइरलिटी मौजूद हो, तो उस केस में यहाँ पर रासायनिक मिक्सचर नहीं है बल्कि पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होना चाहिए कि एल्डिहाइड या कीटोन भी ये R और ये R अलग अलग होते हैं, क्लियर, तीनों अलग हो गए और तीनों अलग हो गए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा है वो भी अलग है। तो इसका कीटोन के केस में भी काइरलिटी क्रिएट हो सकती है। तो कीटोन के केस में भी रासायनिक मिक्सचर बनेगा अगर केवल एक कायरल कार्बन है, और कीटोन के केस में भी डायस्टेरियोमर बनेगा अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। क्लियर? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो दिमाग में हमेशा रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन से जनरली जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उसमें अलग अलग चीजें बनती हैं, चारों पार्ट अलग अलग होते हैं और चारों पार्ट के अलग अलग होने के कारण अगर केवल एक कायरल सेंटर मतलब पेयर ऑफ एनेंसिमर और अगर दो कायरल सेंटर मतलब पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। क्लियर? अगर हम बात करें सबस्ट्रेट, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि सबस्ट्रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं रीजन की बात किया, रीजन ऑफ दिस रिएक्शन इज HCN जनरल, NaHSO3 RMgX, इवन कोई मेटल हाइड्राइड भी हो सकता है जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको अटैक कर सकते हैं और हाइड्राइड के रूप में उसको अटैक करें और अटैक करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दें। अगर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, क्लियर, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल में भी कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इन जनरल उस पर्टिकुलर डिसॉल्व करने के लिए अलग अलग से सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। अगर एसीटोन है तो खुद ही एक सॉल्वेंट है, अगर वाटर ले रहे हैं तो खुद ही एक सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब बाहर से कोई एडिशनल सॉल्वेंट डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट देखना है कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट और ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट। अगर केमिकल रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पर्टिकुलर कार्बन से लगा हो तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज को वो कम करेगा, और कम करेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जिस केस में एक पर्टिकुलर ये कीटोन दे दे और एक पर्टिकुलर ये कीटोन दे दे और आपसे पूछ ले इन दोनों में किस कीटोन का केमिकल रिएक्शन फास्ट है, तो इस केस में आपने देखा इस पर्टिकुलर के लिए भी ये भी दोनों प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन ये पर्टिकुलर माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर फास्ट होगा, आसान होगा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा केयरफुल होइए कि केवल दो चीजें हैं, एक है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। इवन कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम NH2G के साथ कराते हैं। G कोई भी हो सकता है और रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए मैंने शुरू में ही बोल रखा था डालते क्या है H+ के डालने से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक कर लेगा। क्लियर? अब ओवरऑल सिस्टम से वाटर निकल जाता है और वाटर निकलने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें ओरिजिनली दिखाई दे रहा है पाई टूट रहा है, पाई का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, क्लियर। लेकिन ओरिजिनली होता क्या है कि ये H प्लस अटैक करके पार्शियल पॉजिटिव फुल्ली पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, केवल रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए। अगर कैटालाइज ना करे तो भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। जैसे अगर मान लो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है और इसका रिएक्शन अगर मैंने NH2G से करा दिया तो इसका लोन पेयर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद O नेगेटिव H या R यहाँ पे N H और Z इसका फॉर्मेशन करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इस प्रोटॉन को खींच लेगा। प्रोटॉन खींचने के बाद ओवरऑल पहले स्टेप में ये बना देगा OH, ये बना देगा NHZ, ये बना देगा H या Z, क्लियर। अगले स्टेप में इस पर्टिकुलर लोन पेयर इस प्रोटॉन को खींच ले, इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाटर सिस्टम से निकल जाए। तो इसका मतलब अगर मैंने वाटर को सिस्टम से निकाल दिया तो यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ लगा हुआ Z। तो रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हम इसे डाल सकते हैं और जनरल रिएक्शन हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एल्डिहाइड के ऊपर कीटोन के ऊपर अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, और पहले लेवल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक सिग्मा और एक दूसरे सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। उसके बाद आपने ओवरऑल वाटर को निकाल दिया है और वाटर को निकालने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर लिया है। तभी क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि इस पर्टिकुलर में जी क्या क्या हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जी में ये अगर मैंने NH2 ले लिया और H ले लिया मतलब अमोनिया हो सकता है, क्लियर। इस पर्टिकुलर में अगर मैंने यहाँ पे NH2 ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता है। इसी पर्टिकुलर में अगर यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया, यहाँ पे NH2 ले लिया मतलब हाइड्रोजीन हो सकता है। इसी पर्टिकुलर में यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया, यहाँ पे मैंने NH और यहाँ PH ले लिया मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन हो सकता है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे NH2 ले लिया और यहाँ पे NH और PH के अंदर भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नाइट्रो और इस पोजीशन पे नाइट्रो मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन हो सकता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया और यहाँ पे NHCO NH2 ले लिया मतलब सेमी कार्बाजीन हो सकता है। तो इसका अगर मैं इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उस केस में इस पर्टिकुलर पे H होगा, क्लियर। और H होते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड बोलते हैं इमीन। इसी तरह से अगर यहाँ पे OH होगा तो यहाँ पे होगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीन, क्लियर। इस पर्टिकुलर पोजीशन H या R है, इस पोजीशन H या R है। यहाँ से आपने जो रिएक्शन कराया तो यहाँ पे मिलता है NH2 के कारण इस पर्टिकुलर कंपाउंड बोलते हैं हाइड्रोजोन, क्लियर। यहाँ भी अगर आपने रिएक्शन कराया होता तो यहाँ रिएक्शन कराया होता तो यहाँ मिलता है NHPH, इसका ये पर्टिकुलर कंपाउंड होता है फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर आपने इसका रिएक्शन कराया होता तो यहाँ से आपको मिलता NH फिनाइल में फर्दर सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे होता है NO2, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है NO2, ये H या R। तो इस पर्टिकुलर बोला जाता है फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर आपने इसका रिएक्शन कराया होता तो यहाँ से आपको मिलता NHCO NH2, क्लियर, H या R। तो इस पर्टिकुलर बोला जाता है सेमी कार्बाजोन। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन NH2G के साथ होता है तो NH2G के साथ होने से हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन सोचते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पर्टिकुलर R पे लगा हुआ मतलब कार्बन लगा हुआ, अगर ये दोनों अलग अलग हैं और इस नाइट्रोजन में पहले से ही दोनों अलग अलग हैं, क्लियर। तो इसका अगर इस पर्टिकुलर कार्बन से लगा हुआ दोनों अलग अलग हैं तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करता है। इसलिए कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जो NH2G के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनाता है क्या उसमें GI है या नहीं है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे आए तो हमेशा आप एल्डिहाइड कीटोन को देखिए, क्या वो एल्डिहाइड कीटोन सिमेट्रिकल हैं या वो एल्डिहाइड कीटोन अनसिमेट्रिकल हैं। अगर वो एल्डिहाइड कीटोन सिमेट्रिकल होंगे तो इसका मतलब बनने वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा उसमें GI नहीं होगा। लेकिन अगर वो एल्डिहाइड कीटोन सिमेट्रिकल न होकर अनसिमेट्रिकल होते तो इसका मतलब उससे बनने वाला कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में GI की बात हम करते। तो केवल एक ही ऐसी एल्डिहाइड है जो सिमेट्रिकल है, वो एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरी कोई भी एल्डिहाइड अगर ले लें तो सारे एल्डिहाइड्स GI शो कराते हैं। लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो बहुत सारे कीटोन हो सकते हैं जिसमें R और R सेम हो जाए। तो कीटोन के केस में हमेशा केयरफुल होना है कि ये दोनों R डिफरेंट होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें GI शो होगा। लेकिन अगर दोनों R सेम हो गए तो जो कंपाउंड बनते हैं